हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल टियर 2 एसएससी सीएचएसएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, आपको नंबर दे के जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आपको परीक्षा में नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस यात्री ने भारत का दौरा किया था? अल बरूनी ने किया था, फाहियान ने किया था, इब्न बतूता ने किया था, हुएन सांग ने किया था। दोस्तों आपको याद होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री था जिसने भारत का दौरा किया था? तो आपको नोट करना है हुएन सांग आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। और दोस्तों हुएन सांग की एक पुस्तक है सी यू की। कौन सी दोस्तों? सी यू की। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना, ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए सवाल हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? हुएन सांग। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको आप दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देके आए तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इब्न बतूता। ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ये सवाल कल बीपीएससी की परीक्षा हुई है टीचर की, उसमें सवाल पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। इसको भी आप याद करके रखें, ये सवाल कल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इब्न बतूता, इसकी एक पुस्तक दोस्तों रहेला। कौन है? रहेला। इसकी एक पुस्तक का नाम भी आपको नोट करना है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। अगर हम बात करें अल बरूनी, इनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद। कौन सी दोस्तों? किताब उल हिंद। ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अल बरूनी की पुस्तक है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, हेक्टर मुनरो ने। यहां से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, सारे फैक्ट आप नोट कीजिएगा। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सबको पता होना चाहिए हेक्टर मुनरो ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो आपको पता होगा 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो तथा मुगल तथा नवाबों की सेना के मध्य हुआ था। इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। रॉबर्ट क्लाइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आपसे पूछ लिया जाए बंगाल में, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन था? बंगाल में द्वैध शासन ड्यूअल सिस्टम लागू करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। और समाप्त करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसको आप नोट करें, समाप्त। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल में ड्यूअल सिस्टम यानी कि द्वैध शासन प्रणाली शुरू करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। और यहीं से अगर आपसे सवाल पूछा जाए प्रांतों में, दोस्तों प्रांत में जो द्वैध सिस्टम है ये कब शुरू हुआ था? कौन से अधिनियम से शुरू हुआ था? 1919 के अधिनियम से शुरू हुआ था। कब? 1919 के अधिनियम से शुरू हुआ था प्रांतों में द्वैध सिस्टम। और समाप्त कब हुआ था? 1935 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से ये समाप्त हुआ था। इन दोनों सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपके ऑप्शन में दे के रखा है विलियम बेंटिक। ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भी विलियम बेंटिक आपको लगाना है। भारत के पहले हैं, बंगाल के अंतिम हैं। ये दोनों बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धौली गंगा तथा अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सवाल आपको नंबर देके जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम उठा कर देखिए, ये सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। विष्णु प्रयाग कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा इसका जो संगम होता है वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी, इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? इन दोनों का संगम कहलाता है कर्णप्रयाग। अब दोस्तों रुद्रप्रयाग तो दोस्तों क्या है? अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। और दोस्तों देवप्रयाग, अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी, इसका संगम क्या कहलाता है? इसका संगम कहलाता है देवप्रयाग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है चारों के चारों। इन चारों सवालों को आप याद करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। धौली गंगा तथा अलकनंदा, इसका संगम क्या कहलाएगा? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा तथा पिंडर नदी, इसका संगम क्या कहलाएगा? कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी, इसका संगम क्या कहलाएगा? देवप्रयाग। अलकनंदा तथा मंदाकिनी, इसका संगम क्या कहलाएगा? रुद्रप्रयाग। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत पर बाजार नियंत्रण लागू करने किसने लागू की है? यानी कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर बाजार नियंत्रण लागू करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एसएससी बार बार यहां से सवाल पूछता है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर बाजार नियंत्रण प्रणाली ये दोस्तों किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं, इसको आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ दिया जाए बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों सैलरी बेसिस पर दोस्तों किसने रखा था अपने सैनिकों को? तो दोस्तों आपको याद होगा जो आर्मी रिफॉर्म, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि किस दिल्ली शासक ने अपनी आर्मी को सैलरी बेसिस पर रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। और दोस्तों जो टैक्स है, टैक्स ये दोस्तों 50% लगेगा, ये किसने कहा था? ये भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। यानी कि आप जितना कमाई करते हैं उसका 50% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये बात दोस्तों किसने कही थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस बात को भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों ऑप्शन में गयासुद्दीन बलबन देके रखा है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहां से क्या याद रखना है? बलबनी सिक्का किसने चलाया था? गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था। अब नवरोज फेस्टिवल, नवरोज, अगर आपसे पूछा जाए कि नवरोज फेस्टिवल ये दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा सजदा और पैबोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में आया भी है। सजदा और पैबोस, सजदा और पैबोस ये दोस्तों प्रथा किसने चलाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। सजदा मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों आपको भूमि पर लेटकर राजा को दंडवत प्रणाम करना है, ये होता है सजदा। अब पैबोस का मतलब दोस्तों क्या होता था कि आपको दोस्तों राजा के पैरों को चूमकर दोस्तों उनका पैरों को चूमकर उनका सम्मान करना पड़ता था, फिर अपनी बात रखनी पड़ती थी, इसको कहते थे पैबोस। ये दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? गयासुद्दीन बलबन के। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और रजिया सुल्तान, आपको दोस्तों याद होगा दिल्ली सल्तनत में पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 इनका शासनकाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मगिरी पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी। दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से किस नदी का उद्गम स्थान होता है? तो आपको नोट करना है ये दोस्तों कावेरी नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत के कोडागू जिले से, कहां से? ब्रह्मगिरी पर्वत के कोडागू जिले से, यहां से निकलती है कावेरी नदी। और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो आपको याद होगा मैट्टूर बांध।
मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों कावेरी नदी पर ही स्थित है। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। और दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद होगा। इसके अलावा कृष्णा नदी पर कौन से बांध स्थित है? अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध, इसको भी आप लिख लें। गोदावरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सिंधु नदी ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर से निकलती है, जो कि तिब्बत के पास स्थित है। कहाँ से? तिब्बत। और ये सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है एसएससी एमटीएस सीजीएल टियर 2। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप केवल करंट अफेयर्स के नोट्स लेते हैं तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर एक वन लाइनर नोट्स के रूप में बहुत ही कंसाइज रूप में मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस है केवल आपके लिए 60 रुपीज रखी गई है। कितनी? 60 रुपीज। और केवल अगर आप जीएस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके ऐसी नहीं जो दोस्तों आपका टाइम खराब करे, ऐसी स्टैटिक जीके जो 25 में से आपके 18 से 20 सवाल सही कराएगी। आपको टॉपिक वाइज बहुत ही कंसाइज रूप में यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है। और इसकी जो प्राइस है वो भी मात्र 60 रुपीज रखी गई है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों के मिक्स नोट चाहिए तो दोस्तों आप केवल आपको 70 रुपए इसके लिए पे करने पड़ेंगे बस। और दोस्तों आपको बहुत ही कंसाइज रूप में एकदम ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स दिए जा रहे हैं। बहुत बच्चों का कमेंट आता है इसको परचेस कैसे करना है। दोस्तों इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पिन कर दिया है। आप दोस्तों लिंक पर विजिट कर और दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? डेविड मालपस को चुना गया, अजय बंगा को चुना गया, रुचिरा कंबोज को चुना गया, एके मोहंती को चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें विश्व बैंक के अध्यक्ष पद निर्विरोध कौन चुने गए हैं? ये दोस्तों अजय बंगा साहब चुने गए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछ लिया था इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे, इसके दोस्तों जो पूर्व अध्यक्ष थे ये डेविड मालपस थे। और इनके स्थान पर दोस्तों कौन आए हैं? इनके स्थान पे आए हैं अजय बंगा। अब दोस्तों याद होगा रुचिरा कंबोज यूएनओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। जल्दी से इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है कमेंट में छाप कर बताएं। और इसमें कुल 6 अंग हैं, आपको याद होगा। इसकी दोस्तों पहली स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया था? रुचिरा कंबोज को बनाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। एके मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं एके मोहंती। जल्दी से कमेंट करके बताएं। यूएनओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसके कुल 6 अंग हैं। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? थाईलैंड को, डेनमार्क को, फिनलैंड को, आइसलैंड को। आपको याद होगा नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों 31वां मेंबर किसको बनाया गया है? ये दोस्तों फिनलैंड को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय स्थित है नाटो का। और इसका 31वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड। दोस्तों याद कीजिएगा अभी नवीनतम मेंबर किसके बने हैं? आपको दोस्तों याद होगा एससीओ इसका दोस्तों नवीनतम मेंबर कौन बना है? ईरान। इसका नवीनतम मेंबर बना है 9वां मेंबर है। अब दोस्तों आपको याद होगा आसियान का दोस्तों नवीनतम मेंबर कौन बना है? तिमोर लिस्ते।
तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते दोस्तों आसियान का नवीनतम मेंबर बना, यानी कि 11वां मेंबर बना है। इसको भी आप याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? भारत, ईरान, स्पेन, कोलंबिया। दोस्तों आपको याद होगा जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है आपका भारत। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका उप विजेता कौन बना है, उप विजेता, इसका दोस्तों उप विजेता है वो बना है ईरान। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों ऑप्शन में 2 ऑप्शन देके रखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपसे पूछा जाए अंडर 19 महिला विश्व कप 2022, अंडर 19 महिला विश्व कप, अंडर 19 फीफा महिला विश्व कप 2022, इसका विजेता कौन बना था? स्पेन। किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था। और दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? अपने भारत देश में हुआ था। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें और लिख लें, आपकी पेपर में छपेगा सवाल। क्योंकि दोस्तों महिला प्रीमियर लीग ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है अपने भारत देश में, इसीलिए सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है? हेले मैथ्यूज बनी है, मैग लेनिन बनी है, यास्तिका भाटिया बनी, आर्या सबलेंका बनी है। दोस्तों आपको बता दें महिला प्रीमियर लीग 2023 इसमें जो ऑरेंज कैप इसका विजेता बन चुकी है दोस्तों, नोट करना है आपका मैग लेनिन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। ऑरेंज कैप कौन जीता है? मैग लेनिन जीती है। कहाँ की दोस्तों? दिल्ली की है खिलाड़ी, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेले मैथ्यूज इनने क्या जीता है, तो दोस्तों इनने जीता है, माफ कीजिएगा दोस्तों, हेले मैथ्यूज ये दोस्तों क्या जीती? ये जीती हैं पर्पल कैप। क्या जीती हैं? पर्पल कैप, पर्पल कैप। दोस्तों आईपीएल पुरुष वाला तो दोस्तों बच्चा बच्चा देखता है, लेकिन दोस्तों ये महिला वाला आईपीएल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप कौन जीता है? मैन लेनिंग। और दोस्तों पर्पल कैप कौन जीता है? हेले मैथ्यूज। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, तो दोस्तों आपको इनका ही नाम याद रखना है, हेले मैथ्यूज का। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? ये हेले मैथ्यूज है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में यास्तिका भाटिया लिखा है, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये दोस्तों कौन बनी है? यास्तिका भाटिया। इसको भी आप लिख लें। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महिला प्रीमियर लीग 2023 में दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। कितनी? 5 टीमों ने। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इसके पहले संस्करण का विजेता कौन बना है, तो इस बात को आपको नोट करना है। इसके पहले संस्करण का विजेता बना है मुंबई इंडियंस। और दोस्तों किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इन सब बातों को आप याद रखें, आपकी परीक्षा में यही से सवाल बन जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक, कोशिका भित्ति, तारक काय, गोल्जी काय। ऐसा सवाल जो परीक्षाओं में आता ही आता है। दोस्तों कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? ये दोस्तों तारक काय आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आपको याद रखना हरित लवक और कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। दोस्तों सवाल एक होता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल से 3 से 4 5 6 सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप नोट करते चलिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2023 में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों आपको याद होगा पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। लेकिन वो 6 लोग हैं कौन कौन? ये श्रीनिवास, टी.एस. कृष्णा, दिलीप महालनोबिस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा जाकिर हुसैन, जल्दी से कमेंट करें जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन। और दोस्तों कौन है आपके? मुलायम सिंह यादव। और दोस्तों कौन है? बालकृष्ण दोषी। इन सबको क्या मिला? इन सबको दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 32 से 35 है। दोस्तों आपको याद होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनका संबंध कौन से दोस्तों अनुच्छेद से? अनुच्छेद 36 से 51। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 से 11,
जल्दी से बताएंगे आप। अनुच्छेद 5 से 11 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? समानता का उल्लेख है, समानता से संबंधित है। सो माफ कीजिएगा दोस्तों, नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन से? 5 से 11। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से संबंधित है 12 से 35 है। और दोस्तों 32 से 35 दोस्तों किसके अंदर आते हैं? आपको याद होगा, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32 से 35 के अंतर्गत है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एम गोपाल कृष्ण अय्यर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम वादक है, सितार वादक है, सरोद वादक है कि वायलिन वादक है? दोस्तों आपको याद होगा एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध है आपके ये वायलिन वादक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों मृदंगम वादक, इनसे दोस्तों सेम ऐसा ही नाम है, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट मणि अय्यर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है आपके मृदंगम वादक से। और दोस्तों ये वायलिन वादक कौन है? एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनको आप याद रखें, अच्छे सवाल है। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, आपको याद होगा, अच्छा सवाल है। सरोद वादक तो दोस्तों आपको रट जाना है, 3 से 4 नाम कौन से? विश्वजीत राय चौधरी, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, इन सबका संबंध किससे है? सरोद वादक है। और ये सवाल परीक्षाओं में कई बार आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों में चेनाब नदी को क्या कहा गया है? अस्कनी, बिपाशा, परुष्णी, पंपा। दोस्तों आपको याद होगा वेदों में चेनाब नदी को क्या कहा गया है? ये दोस्तों कहा गया है आपका परुष्णी नदी, माफ कीजिएगा दोस्तों अस्कनी नदी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। वेदों में दोस्तों चेनाब नदी को क्या कहा गया? अस्कनी। और परुष्णी किसको कहा गया? रावी को कहा गया। किसको? रावी को कहा गया परुष्णी नदी। और दोस्तों एक है दोस्तों वितिस्ता, वितिस्ता, ये किस नदी को कहा गया? ये दोस्तों झेलम नदी को कहा गया। किसको? झेलम नदी को कहा गया है, इसको भी आप याद रखें। ये सवाल अच्छे सवाल है, प्राचीन इतिहास के सवाल हैं। अगला आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, भारतीय संगीत का मूल किस वेद से प्राप्त होता है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों आपको साम वेद से मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से सवाल और क्या बन सकता है? सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त इसके अंदर है और 10 मंडल हैं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। आपको दोस्तों याद होगा सत्यमेव जयते, ये दोस्तों कहां से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। वेद त्रय के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है, ये आपके होमवर्क का सवाल है। कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों आज मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया है आपको, यानी कि दोस्तों सवाल केवल 15 है, लेकिन मैं आपको 100 से 150 सवाल बताएंगे आज इस 15 सवाल के अंदर है। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का कंटेंट है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है। और दोस्तों जिन ई नोट्स को लेकर मैंने बात की है आप उसको परचेस करके रखिएगा। और दोस्तों आप जब पेपर हो तो पेपर में लाइएगा, कितना मैटर उसके अंदर से आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ई नोट्स है आपकी परीक्षा को मजबूत, तैयारी को मजबूत करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।